हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पुजारी जी यामिनी और उसके परिवार को बताते हैं कि आज पूरे लाल चांद की रात है, इसलिए आज यामिनी को सावधानी पूर्वक रहना होगा और उसे आज इसी मंदिर में रहकर मेरे साथ तपस्या करनी होगी। अगर यामिनी आज इस मंदिर से बाहर निकली तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो यामिनी के पेरेंट्स ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाहरुख को यामिनी का सपना आता है, जहाँ पर यामिनी उससे दूर भाग रही होती है और शाहरुख उसके पीछे भाग रहा होता है। आगे जब शाहरुख यामिनी को देखता है तो वो एक नागिन बनी हुई होती है। तो शाहरुख ये देखकर अचानक सपने से उठ जाता है। तो उसके परिवार वाले शाहरुख को इतना परेशान देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और शाहरुख से पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो शाहरुख अपनी फैमिली को उसी सपने के बारे में बताता है। तो शाहरुख के पापा जैसे ही उस सपने के बारे में सुनते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं ये सब एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि नाग रानी पास्ट में मीना को श्राप दिया था कि वो अगले जन्म नागिन बन जाएगी और नागिन बनकर उसकी सेवा करेगी। तो शाहरुख कहता है पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं और आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे पूरी बात बताइए। तो शाहरुख के पापा कहते हैं पिछले जन्म में तुम मीना से बहुत प्यार करते थे और नाग रानी को इसी बात का बहुत ही गुस्सा था, इसलिए नाग रानी ने मीना को श्राप दिया था कि जिस तरह मैं शाहरुख के साथ नहीं रह सकती उसी तरह तुम भी शाहरुख के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अगले जन्म नागिन बनोगी मेरी ही तरह और नागिन बनकर मेरी सेवा करोगी। तो शाहरुख ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है मुझे यामिनी की हेल्प करनी होगी, यामिनी मेरी वजह से प्रॉब्लम में है, मैं इस कहानी की सच्चाई की तह तक पहुंचकर ही रहूंगा, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इधर यामिनी पुजारी जी के साथ मिलकर वहां पर पूजा कर रही होती है कि तभी नाग रानी अपनी सारी शक्ति लगाकर यामिनी को उस मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर यामिनी उस मंदिर से बाहर नहीं निकल पाती। तो नाग रानी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है इन सारे ढकोसले से तुम मुझे रोक लोगी, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। और नाग रानी मंदिर जाती है और वहाँ अपनी पूरी शक्ति लगाती है और यामिनी को उस मंदिर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो पुजारी जी कहते हैं इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, भगवान पर अपना ध्यान लगाकर रखो तभी तुम बच पाओगी। तो यामिनी पूरा ध्यान भगवान पर लगाती है। इधर यामिनी के पेरेंट्स ये सब देखकर पूरी तरह डर जाते हैं कि वो अपनी बेटी को इस तरह नागिन बनते हुए नहीं देख सकते। आगे नाग रानी अपनी पूरी शक्ति लगा देती है यामिनी को बाहर निकालने के लिए और यामिनी मंदिर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बुद्ध देवता प्रकट हो जाते हैं और नाग रानी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और बुद्ध देवता नाग रानी पर अपनी शक्तियों से वार करते हैं, जिससे नाग रानी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाती और उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो नाग रानी कहती है इस बार तुम्हें भगवान ने बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कहर से बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। और नाग रानी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाहरुख वीर को बुलाता है और उसे पूरी कहानी बताता है और कहता है अगर अनु नागिन है तो हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा ये सब साबित करने के लिए। तो वीर कहता है तुम करने क्या वाले हो? तो शाहरुख कहता है मैं उसके घर जाऊंगा इन सब के बारे में पता लगाने के लिए। और शाहरुख नाग रानी के घर जाता है इन सब के बारे में पता लगाने के लिए। इधर नाग रानी बहुत ही खुश होती है कि शाहरुख उससे मिलने आया है और बेचारी बहुत ही सज धज कर तैयार हो जाती है शाहरुख से मिलने के लिए। आगे शाहरुख घर के अंदर आता है तो मिस्टर वीनू से भगाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे वार्न भी करते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए यहाँ से वो चला जाए। कि तभी वहाँ पर नाग रानी आ जाती है और नाग रानी नागजीत को कहती है कि वो उसके अंकल को रूम में लेकर जाए और रेस्ट करवाए। तो नागजीत मिस्टर वीन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे नाग रानी शाहरुख से पूछती है तुम्हारे पापा तो ठीक है ना? तो शाहरुख कहता है अभी उनकी कंडीशन ठीक है। तो नाग रानी टॉन्ट मारती है और कहती है तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो शाहरुख कहता है उस दिन तुम ऑफिस में ढेर सारे गहने के साथ आई थी, मुझे वो गहना देखना है, आखिरकार उस गहने में ऐसा क्या है जिससे मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई। तो नाग रानी कहती है ठीक है और वो शाहरुख को अपने साथ ले जाने लगती है। तो वीर कहता है तुम इसके साथ जाओ, मैं थोड़ा घर घूम लेता हूँ। और वीर घर घूमने के लिए चला जाता है। तो वीर की मुलाकात वहाँ पर मिस्टर वीन से होती है। तो वीर मिस्टर वीन से नाग रानी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर वीन उसे कुछ भी नहीं बताते, बस उसे इतना बताते हैं कि यहाँ पर खतरा है और वो जितना
नागरानी से दूर रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो वीर मिस्टर बीन से नागरानी के बारे में और पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नागजीत आ जाता है और वीर का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है अंकल को आराम करना है, इसलिए इनका पीछा छोड़ो। और नागजीत अंकल को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे नागरानी शाहरुख को वो सारे गहने भी दिखा रही होती है और पास्ट की सारी बातें भी कर रही होती है। तो शाहरुख समझ जाता है कि नागरानी उसके बारे में ही बातें कर रही है। तो शाहरुख कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पास्ट में ऐसा क्या किया जिस वजह से तुम हम सबसे बदला ले रही हो, प्लीज हमें माफ कर दो और हमारी लाइफ को बख्श दो। तो नागरानी अनावंती कहती है तुम्हारी माफी मांगने से क्या हो जाएगा, क्या मैं वो सारे दर्द भूल जाऊंगी जो तुम लोगों की वजह से मुझे सहना पड़ा। तो शाहरुख कहता है मुझे नहीं लगता कि राजकुमार चाइवोंग ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया होगा। अगर उस जन्म में मैं राजकुमार चाइवोंग था तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो नागरानी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? जब तुम्हारे सामने मेरी सच्चाई आ गई थी तब तुम्हें मेरी एक बार बात सुननी चाहिए थी, तुम्हें मुझे जलने से बचाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी बाकी सबके सामने मुझे जलता हुआ और दर्द में कहराता हुआ देख रहे थे और तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो शाहरुख नागरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम मेरे साथ करो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। वेल फाइनली यहाँ पर नागरानी अपने रूप में आ जाती है, वो भी शाहरुख के सामने। तो शाहरुख नागरानी अनावंती को असली रूप में देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, पर वो उसके सामने घबराता नहीं है और उसका डटकर सामना करता है और कहता है मुझे पता नहीं कि मैंने क्या गलती की है, अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा मुझे दो, पर मेरे पापा को छोड़ दो। तो नागरानी अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर शाहरुख पर हमला करने ही वाली होती है, पर वो नहीं कर पाती क्योंकि वो शाहरुख से बहुत प्यार करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो शाहरुख नागरानी का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे वो लोग उस घर से बाहर आ जाते हैं। तो वीर कहता है तुम्हें क्या पता चला? तो शाहरुख वीर को पूरी बात बता देता है। तो वीर को बिलीव नहीं होता कि आजकल के जमाने में भी नाग नागिन होते हैं। आगे शाहरुख अपने पापा के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है और शाहरुख अपने पापा को कहता है मेरी वजह से सबकी लाइफ खतरे में है और मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही होगा, इसलिए मुझे वापस उस गांव में जाना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा, क्योंकि नागरानी हम में से किसी को भी नहीं बख्शने वाली, इसलिए हमें सच्चाई की तह तक पहुंचना होगा ताकि हम नागरानी से डील कर सके। तो शाहरुख जैसे ही उस गांव में जाने का नाम लेता है तो उसकी माँ उसे मना करती है, पर उसके पापा उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं तुम जो भी करना चाहते हो मैं उन सब में तुम्हारे साथ हूँ। इधर नरसिम्हा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसे एक जमीन की जरूरत होती है और वो जमीन मिस्टर विन के नाम पर होती है। तो नरसिम्हा मिस्टर विन से मिलने के लिए जाता है और उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नागरानी आ जाती है और नरसिम्हा को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसके डील को रिजेक्ट करके उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती है। तो नरसिम्हा को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे नागरानी अपने कुछ नाग भेजती है नरसिम्हा को डराने के लिए, पर नरसिम्हा उन नागों से डरता नहीं, उल्टा उन्हें मार देता है। तो नागरानी ये सब देखकर और गुस्से में आ जाती है और वो नरसिम्हा से बदला लेने का प्लान बनाती है। इधर शाहरुख और वीर उसी गांव में पहुंच जाते हैं, उसी मंदिर में जहां पर यामिनी और उसकी फैमिली रहती है। तो शाहरुख उन लोगों को कहता है मुझे तुम लोगों की बातों पर यकीन हो गया है, हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलकर निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आखिरकार नागरानी हमसे क्यों बदला ले रही है। कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और सबको बताता है मेरे पास एक ऐसी बुक है जिससे हम 500 साल पहले राजा की पूरी कहानी जान सकते हैं। आगे बंटी उन लोगों को वो बुक दिखाता है, तो वो लोग उस बुक को देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं, क्योंकि शाहरुख की शक्ल सेम टू सेम राजकुमार चाइवोंग जैसी लग रही होती है और यामिनी की भी शक्ल मीना जैसी लग रही होती है। फाइनली इन लोगों को सारी स्टोरी पता चल जाती है कि आखिरकार राजा ने नागरानी के साथ क्या क्या किया था। तो फाइनली उन लोगों को पता चल जाता है कि नागरानी इतने गुस्से में क्यों है और उन लोगों से बदला क्यों ले रही है। तो यामिनी ये सब देखकर टेंशन में आ जाती है। तो शाहरुख कहता है हमें किसी भी तरह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही होगा, क्योंकि हम लोग पूरी लाइफ इस डर में नहीं जी सकते कि नागरानी आगे क्या कर दे। आगे शाहरुख और वीर मीना के घर पर रुकते हैं। तो मीना उन लोगों को तकिया देने आती है और तकिया देकर वो बाहर में बैठकर आकाश देख रही होती है। कि तभी वहाँ पर शाहरुख आता है और यामिनी को कहता है हमारी पास्ट की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि हम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो यामिनी कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, मुझे नहीं पता था कि हमारी कड़ी इस तरह हम दोनों को एक दूसरे से बांधती है।
आगे शाहरुख यामिनी से एक प्रॉमिस करता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से बचाऊंगा और तुम पर एक आंच भी आने नहीं दूंगा। हम दोनों मिलकर उस नागरानी का सामना करेंगे। तो यामिनी ये सुनकर शाहरुख की आंखों में पूरी तरह खो जाती है और यहीं से इन दोनों के प्यार की भी शुरुआत होती है और उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी जागने लगती है। इधर नागरानी उन दोनों को एक साथ देखकर तो गुस्से में ही आ जाती है और नागरानी शाहरुख के सपने में आती है और उसे धमकी देती है, तुम्हारे दिल में अभी भी वो लड़की है ना, मैं उस लड़की को बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं चुन चुन कर तुम लोगों से बदला लूंगी। तो शाहरुख नागरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि अगर उसे कुछ करना ही है तो वो उसके साथ करे, क्योंकि वो उसका गुनहगार है, लेकिन उसके फैमिली वालों को छोड़ दे। पर नागरानी शाहरुख की एक भी नहीं सुनती कि तभी शाहरुख सपने से उठ जाता है। तो वीर भी अकचक आके उठ जाता है और शाहरुख से पूछता है, तुम इतने चौंक क्यों गए, आखिरकार क्या हुआ? तो शाहरुख वीर को पूरी स्टोरी बताता है। तो वीर ये सब सुनकर तो और पागल ही हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब शाहरुख का बहम है। इधर नागरानी शाहरुख से बदला लेने के लिए उसके पापा को मारने के लिए जाती है। तो उसके पापा उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं पर नागरानी उसकी एक भी नहीं सुनती। तो शाहरुख के पापा नागरानी की भक्ति करने लगते हैं ताकि उनका क्रोध कम हो जाए, पर नागरानी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर जो बीती होती वो उन लोगों के माफी मांगने से बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। और नागरानी गुस्से से शाहरुख के पापा पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर नाग माता की एंट्री होती है और नाग माता नागरानी को ये कांड करने से रोक लेती है। तो नागरानी नाग माता से पूछती है, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नाग माता कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो नागरानी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, झूठ बोलना बंद करो। तो नाग माता कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्लीज अपने बदले को भूल जाओ और अपने पुनर्जन्म दो। तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है इंसान बनने का। अगर तुम इस तरह लोगों की जान लोगी तो तुम्हारा कभी भी पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा और तुम अपनी सारी शक्तियां भी खो दोगी। पर नागरानी नाग माता की एक भी नहीं सुनती और वो शाहरुख के पापा को मारने के लिए जाती है। तो नाग माता नागरानी को इस पाप से बचाने के लिए उसे लेकर वहां से गायब हो जाती है। आगे नाग माता नागरानी को अपने अड्डे पर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बदले को भूल जाए, पर नागरानी ये सब नहीं सुनती और कहती है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? जब से मैंने अपनी आंखें खोली है तब से सिर्फ मेरे पापा ही मेरे पास थे। आप कहाँ थी? अगर आप मेरी माँ है तो आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तो नाग माता कहती है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी ही मेरी मौत हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे जान से मार दिया था, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हें बड़े होते देखा, राजकुमार से प्यार करते हुए देखा और तुम्हारी मौत भी देखी। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुम भी उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही। प्लीज अपने बदले को छोड़ दो और अपने पुनर्जन्म पर ध्यान दो। तो नागरानी ये सब सुनकर रोने लगती है और कहती है, जब आप मेरे साथ थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? जब आप देख रही थी कि मैं कितने दर्द में थी तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? जब उन लोगों ने मुझे मेरी आत्मा को एक मूर्ति में कैद कर दिया था जहाँ पर मैं तड़प रही थी, तब आप मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आई? तो नाग माता कहती है, मैं विवश थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती थी। और नाग माता नागरानी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर नागरानी नाग माता की एक भी नहीं सुनती। उल्टा तो वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं होती कि नाग माता उसकी सच में माँ है। और नागरानी अनावंती सच्चाई को झुठलाकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो नाग माता परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ यामिनी और शाहरुख पुजारी जी के पास जाते हैं ताकि पुजारी जी उन लोगों को नागरानी से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताए। तो पुजारी जी कहते हैं, तुम लोग नागरानी के कहर से तभी बच सकते हो जब नागरानी खुद तुम लोगों को माफ कर दे। तो शाहरुख कहता है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे हम नागरानी के कहर से बच सके? तो पुजारी जी कहते हैं, हाँ एक रास्ता है, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। मैं भगवान के दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक वो उपाय नहीं लगाया। और पुजारी जी उन लोगों को उस उपाय के बारे में कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। तो यामिनी पूरी तरह डर जाती है। तो शाहरुख उसका हाथ थामता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। इधर नरसिम्हा के पापों का घड़ा भर जाता है और नागरानी स्वयं उसे सजा देने के लिए उसके घर पर टपक पड़ती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रीचा आ जाती है और रीचा उस अंगूठी के दम पर नागरानी से लड़ाई करती है। तो नागरानी उस अंगूठी की शक्ति को सह नहीं पाती और बेचारी उल्टे पर वहाँ से वापस चली जाती है, पर वो जाने से पहले नरसिम्हा का एक आंख फोड़ कर जाती है। आगे नागरानी अपने साथियों को बताती है कि वो नरसिम्हा को मारने गई थी, पर उसकी बेटी बीच में आ गई, जिस वजह से
वो उसे नहीं मार पाई। तो नागिन मोड़ा कहती है, नागरानी आपको इस तरह लोगों को नहीं मारना चाहिए, वरना आपकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएंगी। तो नागरानी कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं उन सब पापियों को छोड़ दूं जो हमारे नागों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तुम चाहती हो कि मैं उन सारे पापियों को छोड़ दूं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन सब को तिल तिल कर मारूंगी। जो भी मेरे परिजनों को दुख पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर ऋचा के पापा का इलाज हो जाता है और ऋचा अपने पापा को पास्ट की सारी बातें बताती है। तो उसके पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता कि पास्ट में हमारे बीच क्या हुआ था, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। मैं उस नागिन के फन को कुचल दूंगा और उसे ऐसी मौत मारूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने के लिए 10 बार सोचेगी।